रंगा और बिल्ला, दो ऐसे नाम जो आज घर घर में पता है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा घिनौना अपराध करा था जिसे सालों सदियों बाद भी आज तक लोग भुला नहीं पाए। पर क्या आप कुलजीत सिंह और जसबीर सिंह के बारे में जानते हो? कुलजीत सिंह और कोई नहीं बल्कि रंगा ही है। रंगा का असली नाम कुलजीत सिंह और बिल्ला का असली नाम जसबीर सिंह है। और आज इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं लेसर नोन फैक्ट्स के बारे में बताऊंगी जो शायद आपको ये सीरीज देख के पता ना लगे हो या इंटरनेट पे किसी और वीडियो से ना पता लगे हो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। रंगा और बिल्ला ने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत अपराध करे थे, पर उनके सबसे घिनौने अपराध के बारे में तो हम सब जानते हैं, जब उन्होंने एक भाई बहन की बहुत ही बुरी तरीके से हत्या की। गीता और संजय चोपड़ा। गीता 16 साल की थी और संजय 14 साल के थे। एक दिन गीता अपने छोटे भाई के साथ रेडियो स्टेशन जा रही थी। उनका एक प्रोग्राम आने वाला था जहाँ पे गीता गाने वाली थी। गीता और संजय के माँ बाप बहुत खुश थे। वो अपनी बेटी की आवाज रेडियो स्टेशन पे सुनना चाहते थे, पर किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया कि उन्हें अपनी बेटी की आवाज रेडियो स्टेशन पे तो सुनने को नहीं मिली, मगर उसकी चर्चा जगह जगह सुनने को मिले और उनके बच्चों की हत्यारे की तस्वीरें हर न्यूज़पेपर में देखने को भी मिली। और ये दोनों हत्यारे और कोई नहीं बल्कि कुलजीत और जसबीर सिंह थे। आज के टाइम पे तो सबको पता है कि किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वक्त इतना खराब है, मगर पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था। पहले के टाइम पे लिफ्ट लेना बहुत ज्यादा कॉमन था क्योंकि सब लोगों पे गाड़ी नहीं होती थी, और जिन लोगों पे गाड़ी थी उनका एटीट्यूड, उनका नेचर बहुत अच्छा था और वो लोगों को लिफ्ट दे दिया करते थे। और संजय के लिए और गीता के लिए ये कोई नई बात नहीं थी कि वो कहीं पे भी लिफ्ट लेके जा रहे हो। जब उन्हें रेडियो स्टेशन पहुंचते हुए बहुत देर हो गई और क्योंकि उस दिन बहुत ज्यादा बारिश भी हो रही थी, तो उन्होंने एक आदमी से लिफ्ट मांग ली और ये उनकी लाइफ की आखिरी और सबसे बड़ी गलती बन गई। गीता और संजय बहुत तेज बारिश की वजह से बस स्टैंड पे रुके हुए थे कि वो दोनों भीग ना जाए। इतने में ही एक मस्टर्ड कलर की फिएट गाड़ी उनके सामने रुकती है और उन्हें लिफ्ट ऑफर करती है। पहले तो गीता बहुत ज्यादा हेजिटेट करती है शायद, पर फिर बाद में उन्हें लगता है कि वो लेट हो रही है। और अगेन ये तब का टाइम था जब इतना ज्यादा अपराध नहीं बढ़ा हुआ था और लोग एक दूसरे पे आसानी से यकीन कर लेते थे। तो गीता और संजय उस गाड़ी में बैठ जाते हैं। उस गाड़ी में पहले से ही दो लोग मौजूद थे, बिल्ला जो कि गाड़ी चला रहा था और रंगा जो उनकी बगल में बैठा था। अब ऐसा होता है ना कि कभी कभी आपकी सिक्स सेंस आपको बता देती है कि शायद आपके साथ जो हो रहा है वो सही नहीं है। शायद वही सिक्स सेंस ने गीता और संजय को भी कुछ संकेत दिए होंगे, बताया होगा, इसलिए वो बार बार बोल भी रहे थे कि आप गाड़ी रोक दो, मगर बिल्ला ने गाड़ी नहीं रोकी। रेडियो स्टेशन पास में ही था, फिर भी वो रेडियो स्टेशन की तरफ नहीं बल्कि बहुत तेज गाड़ी भगा रहा था और ऐसा लग रहा था कि उनका कोई इंटेंशन ही नहीं है रेडियो स्टेशन जाने का। अब जब बच्चों को लग ही रहा होता है कि कुछ बुरा होने वाला है या कुछ सही नहीं है, तो वो बार बार कहते हैं गाड़ी रोक दो। पर जब बिल्ला गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है तब बच्चों को ध्यान आता है या तब बच्चों को लगता है कि अब हमला कर देना चाहिए अगर अपनी जान बचानी है तो। एक बात जो कई लोग नहीं जानते वो ये है कि संजय अपने स्कूल में बॉक्सिंग किया करता था। वो अपने स्कूल का वन ऑफ द बेस्ट बॉक्सर भी था और इसलिए ही जो वो रंगा के पीछे बैठा था वो रंगा पे बहुत ही ज्यादा जोरदार मुक्के बजा रहा था। और गीता ने भी बिल्ला को इतने ज्यादा घाव दिए थे कि उनका सर तक फट गया था, उनके सर पे स्टिचेस आ गए थे। और ये तब की बात है जब बिल्ला ने गाड़ी स्पीड में कर ली थी और बिल्ला गाड़ी रोक नहीं रहा था और बच्चों को समझ आ गया था कि कुछ गलत होने वाला है, तो बच्चों ने उन दोनों पे हमला कर दिया। अब क्योंकि रंगा और बिल्ला पहले से ही चोरी चकारी में थे और उनके पास हथियार भी मौजूद थे, तो उनके पास उस वक्त उस गाड़ी में एक तलवार भी मौजूद थी और उसी तलवार की मौजूदगी की वजह से या उसी तलवार की हेल्प से रंगा ने संजय को घायल कर दिया। और जब संजय के बहुत ज्यादा खून आने लग गया तो गीता बहुत ज्यादा डर गई, रोने लग गई कि आप मेरे भाई को छोड़ दो, आप हमें यहीं सड़क पे उतार दो, हम किसी से नहीं बताएंगे। मगर इस पॉइंट तक गीता और संजय ये बता चुके थे कि जो उनके पिताजी हैं वो एक नेवल ऑफिसर हैं और रंगा और बिल्ला को ये इंट्यूशन आ गई थी या उनको ये समझ आ गया था कि शायद इनके पिता इतने पैसे नहीं देंगे या उन्हें गलतफहमी थी या व्हाटएवर। उनको पता था कि अब ये बात सिर्फ अपहरण तक तो नहीं रहेगी और अब वो बच्चे इन्हें भी मार रहे थे, तो अब इनके मन में भी गुस्सा आ गया था, आक्रोश आ गया था, ये भी बच्चों को मारना चाह रहे थे इन रिटर्न, तो वो बच्चों को रोक ही नहीं रहे थे। और जब उन्होंने संजय को उस तलवार से घायल भी कर दिया, जब बहुत खून भी आने लग गया, तब भी संजय रुक ही नहीं रहा था, इन्हें मारे जा रहा था, बहुत हिम्मत दिखा रहा था, इन पे मुक्के बरसाए जा रहा था। थोड़ी दूर जाके ये लोग गाड़ी रोक देते और बच्चों को घसीट के निकालते हैं, बच्चों पे अपना जोर जबरदस्ती करते हैं
और बाहर निकाल के बच्चों को मारने लगते हैं। इस वक्त तक संजय का बहुत ज्यादा खून बह चुका था, गीता के भी बहुत ज्यादा चोटें लग चुकी थी। मगर यहाँ पे दो चीजें हैं जो सबसे मिस हो गई हैं। पहली चीज, जब ये सब गाड़ी में चल रहा था तो इतनी बारिश के अंदर भी गाड़ी के अंदर ये सारी हरकत को दो लोगों ने देख लिया था। उसमें से सबसे पहले इंसान का नाम था भगवान दास, जो कि एक साइकिल पे था। भगवान दास ने साइकिल चलाते चलाते ही देख लिया था कि गाड़ी के अंदर बच्चे हैं और बच्चों के साथ कुछ गलत हो रहा है, बच्चे हमला कर रहे हैं और बच्चे मदद मांग रहे हैं। और वो साइकिल से ही बहुत देर तक उस गाड़ी का पीछा करता रहा, मगर फिर भी क्योंकि वो गाड़ी में थे, वो साइकिल में था, वो नहीं उन्हें पकड़ पाया या उन बच्चों की मदद नहीं कर पाया। मगर उन्होंने गाड़ी का नंबर नोट कर लिया और पास ही जाके पुलिस स्टेशन में वो गाड़ी का नंबर लिखवा दिया। अब यहाँ पे पुलिस से गलती होती है। गाड़ी का नंबर था HRK 8930 और जब भगवान दास पुलिस स्टेशन में ये नंबर लिखवा रहे होते हैं तो पुलिस वहां पे जो मौजूद होती है उनमें से एक से गलती हो जाती है और वो HRK की बजाय NRK लिख देते हैं। और क्योंकि अब गाड़ी का नंबर ही गलत होता है तो कोई भी उस गाड़ी को ट्रेस ही नहीं कर पाता है। और अगेन ये उस टाइम का वक्त है और इस जगह का बात है जहाँ पे इतने ज्यादा बड़े बड़े कांड नहीं होते थे, तो शायद पुलिस ने भी इस बात को इतना ज्यादा सीरियस नहीं लिया। गाड़ी को वो ट्रेस नहीं कर पाए, उन्होंने भगवान दास से कोई फॉलो अप नहीं लिया, उन्होंने गाड़ी के कलर और मॉडल नंबर से ढूंढने की कोशिश नहीं करी। अब यहाँ ये तो वो चल रहा है जो भगवान दास पुलिस स्टेशन में करके आ रहे हैं, रिपोर्ट लिखवा रहे हैं वगैरह, पर गाड़ी तो अभी भी चलती आ रही है। इसी गाड़ी को चलते हुए एक और आदमी ने भी देखा था। इस आदमी का नाम था इंद्रजीत सिंह, जो कि एक इंजीनियर थे और ये एक स्कूटर पे मौजूद थे। इंद्रजीत सिंह ने भी देखा कि गाड़ी के अंदर बच्चे मौजूद हैं और बच्चे हाथापाई कर रहे हैं, बच्चे मदद की गुहार लगा रहे हैं। इंद्रजीत सिंह ने तो ये भी देखा कि संजय का जो कंधा है उससे बहुत ज्यादा खून बह रहा था। वो गाड़ी का पीछा करते हैं, मगर क्या होता है कि एक जगह पे गाड़ी रेड लाइट पे रुकती नहीं है, वो रेड लाइट तोड़ के बाहर निकल जाती है। मगर इंद्रजीत सिंह उस रेड लाइट को नहीं तोड़ पाते और वो उस वक्त वहीं पे रुक जाते हैं। वहीं रुक के इंद्रजीत सिंह तुरंत पुलिस को कॉल लगाते और बताते कि उन्होंने एक ऐसे बच्चे को देखा था जिसके कंधे से खून निकल रहा था, उस गाड़ी के अंदर 2 बच्चे हैं, और वो सारी बात पुलिस को बताते हैं। ये रिपोर्ट राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में गई थी। यहाँ पर भी पुलिस ने एक्शन लेने में थोड़ी देर कर दी। अब इतने में क्या होता है कि वो पूरा सीन हो चुका होता है जहाँ पे रंगा और बिल्ला गाड़ी को ले जाते एक सुनसान जगह पे, वो बच्चों को देते हैं। रंगा और बिल्ला को इस वक्त तक अंदाजा था कि पुलिस तक ये बात पहुंच चुकी है, क्योंकि 2 लोगों ने उन्हें देख लिया था और साइकिल वाला तो उन्हें रोक भी रहा था और स्कूटर वाला उनका पीछा कर रहा था। तो वो गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा तेज करके एक सुनसान जगह में लेके जाते हैं। संजय ऑलरेडी उनका खून निकल रहा होता है और वो बहुत ज्यादा जख्मी होते हैं। उनको तो वो तलवार से मारते हैं और उसके बाद वो गीता की भी हत्या कर देते हैं। मगर गीता करने से पहले वो गीता के साथ एक घिनौना अपराध भी करते हैं। अब यहाँ पे गाड़ी के अंदर, जैसे इस सीरीज में भी आपने देखा ही होगा कि बहुत बार एक कैरेक्टर था जो बोले जा रहा था कि नहीं चलो इस अपराध तक रुक जाते, इससे आगे नहीं बढ़ते। रियल लाइफ में भी जो रंगा था वो बार बार बोले जा रहा था कि चलो अब रुक जाते हैं, बच्चों को जाने देते हैं, या हम आगे बढ़ जाते हैं या हम भाग जाते हैं, पर बिल्ला वो करने ही नहीं दे रहा था। बिल्ला बार बार रंगा के दिमाग में डाले जा रहा था। दोनों की ही बराबर गलती और बहुत ज्यादा बड़ी गलती है, मगर बिल्ला आप मास्टरमाइंड कह सकते हैं जो बार बार ये कह रहा था कि नहीं अब हम इन्हें मारना ही पड़ेगा और अब हम इन्हें खत्म ही करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको बिल्ला के बारे में एक और बात बताती हूँ। बिल्ला इससे पहले एक जेल में कैद था और उस जेल से भी वो एक बार भाग चुका था। अगर वो उस जेल से भागा नहीं होता ना तो शायद ये अपराध हो ही नहीं पाता। अपराध करने के बाद रंगा और बिल्ला बहुत बेवकूफियां करते हैं, जिसमें से सबसे पहली बेवकूफी होती है कि वो पहले ही वहां से भाग नहीं जाते और वो दिल्ली में ही रहते हैं। दिल्ली में जब वो आते हैं ना तो वो जिस घर में रेंट पे रह रहे होते हैं वहां पे वो 2 महीने का एडवांस रेंट दे चुके होते हैं, क्योंकि उनका इतना लंबा प्लान होता है दिल्ली में रुकने का। मगर ये अपराध करने के बावजूद भी उनके दिमाग में आया ही नहीं कि कोई उन्हें पकड़ सकता है। वो इतने ज्यादा बेताक थे कि उनको लग रहा था कोई उन्हें पकड़ ही नहीं सकता, कि वो दिल्ली से भागे ही नहीं और दिल्ली में ही रुके। और यहाँ पे पुलिस एक के बाद एक गलती करी जा रही थी और रंगा और बिल्ला बचे जा रहे थे। अपना पूरा ये कांड करने के बाद, बच्चों करने के बाद, उनके साथ इतना बड़ा अपराध करने के बाद,
क्योंकि रंगा और बिल्ला खुद इतने ज्यादा जख्मी थे कि उन्हें पास के एक हॉस्पिटल में जाना पड़ गया। सबसे ज्यादा चोट बिल्ला को लगी थी, जो कि गीता ने उनको दी थी, उनका सर फाड़ दिया था। जैसे बिल्ला हॉस्पिटल में जाते हैं, वो डॉक्टर्स को ये कहानी सुनाते हैं कि कोई उनसे उनकी गाड़ी छीन रहा था, कोई चोर उनकी गाड़ी चुराना चाहता था और उसी हाथापाई के चक्कर में उनकी गाड़ी भी गई और उनको सर पे मार भी दिया गया, जिसकी वजह से उनका सर फट गया। अब क्योंकि गाड़ी चोरी चकारी ये सब वर्ड इन्वॉल्व हो गए थे, तो डॉक्टर ने कहा कि हम आपको बिना रिपोर्ट किए तो भेज नहीं सकते, तो आप पूरी रात यहाँ पे रुको, आप वैसे भी रेस्ट की जरूरत है, आपको बहुत चोट लग गई है, आप कल चले जाना। मगर ये जो रंगा बिल्ला होते हैं वो बिल्कुल मान ही नहीं रहे होते, डॉक्टर की बात कहते कि नहीं हमें आज ही जाना है, आज ही जाना है, आज ही जाना है, हमारे को दर्द हो रहा है, हमें घर जाके रेस्ट करना है। पर फिर भी वहां पे पुलिस आ जाती है। पुलिस को भी रंगा और बिल्ला सेम कहानी सुनाते हैं, मगर पुलिस ये देखने के बावजूद भी कि वो दोनों कितना ज्यादा वियर्ड एक्ट कर रहे हैं, वो कितना घबराए हुए एक्ट कर रहे हैं, उनके साथ ऐसे चोट हो गई, उनके गाड़ी का था पता नहीं, चोर का था पता नहीं, कुछ भी नहीं, पुलिस उन्हें जाने देती है। थोड़ी देर में पता चलता है कि उसी इलाके के पास से 2 बच्चों की लाश मिली है और तब जाके पुलिस को ये इंट्यूशन आती है या पुलिस को लगता है, वो डॉट्स कनेक्ट करते हैं कि रंगा और बिल्ला ही वो होंगे जिन्होंने उन बच्चों के साथ दुष्कर्म करा, उनको मारा पीटा और अब यहाँ हॉस्पिटल में आए थे। अब यहाँ पर भी क्या होता है ना कि पुलिस को रंगा और बिल्ला जाते समय ये कह के गए होते हैं, जब वो हॉस्पिटल में उनके पास पुलिस आई होती है ये पता करने की तुम्हें कैसे चोट लगी, तो रंगा और बिल्ला ये कहते हैं कि हम नेक्स्ट डे आ जाएंगे रिपोर्ट लिखवाने या जो भी प्रोसेस है वो करना है, आप अभी जाने दो, और पुलिस जाने देती है। तो जब उन्हें ये बच्चों का भी कांड पता चलता है तो वो तब भी अगले दिन का वेट कर रहे होते हैं कि क्या पता ये ना हो, या क्या जो भी उनके दिमाग में चल रहा था कि अगर ये अगले दिन आएंगे तब हम जांच पड़ताल करेंगे। अब इस पूरे कांड का अगर आप टाइमलाइन समझो तो ऐसे समझो कि रंगा और बिल्ला रात में हॉस्पिटल आए थे, रात में उन्होंने पुलिस ने उनसे जांच पड़ताल करी, रात में उन्होंने नाटक करा कि हमें जाने दो, हम सुबह आ जाएंगे, और वो चले गए। और सुबह ही पुलिस को पता चला कि 2 बच्चों की लाश मिली और वो कनेक्ट कर रहे हैं डॉट को। पर यहाँ पे भी वो कुछ समय रुके ये देखने के लिए कि क्या पता रंगा बिल्ला आ जाए जैसे उन्होंने कहा था, पर वो रंगा बिल्ला क्यों आते, वो तो झूठ बोल रहे थे। फिर भी पुलिस ने वहां पे अपना वक्त जाया करा, रंगा बिल्ला का इंतजार करा, रंगा बिल्ला नहीं आए क्योंकि वो झूठ बोल रहे थे। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में या रिपोर्ट लिखने के वक्त रंगा बिल्ला से एक एड्रेस भी लिया था, और उस एड्रेस पे जब उन्होंने जाके देखा तो ऑब्वियसली वो फेक एड्रेस था, वहां पे कुछ नहीं उन्हें मिला। अब इस वक्त क्या हुआ, पुलिस समझ चुके थे कि उनके हाथ में ये जो अब केस आया है वो कोई छोटा मोटा केस नहीं है, क्योंकि पहली बात तो वो एक नेवल ऑफिसर के बच्चों का केस था, दूसरी बात इतना दर्दनाक इतना क्रूड केस था जो उस वक्त पे किसी ने सोचा सुना भी नहीं था, पहली बार हो रहा था, और उनको समझ आ गया था ये रंगा बिल्ला बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो उन्होंने हर जगह पे पुलिस ने पोस्टर्स लगवा दिए थे, हर जगह पे अनाउंसमेंट हो रही थी, जगह जगह शहर पूरी इंडिया में ये बात फैल गई थी कि रंगा और बिल्ला करके 2 अपराधी हैं जिन्हें पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये सब देख के सुन के ऑफ कोर्स रंगा बिल्ला डर गए, और यहीं पे उन्होंने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी, जो सबसे अच्छी बात साबित हुई पुलिस वालों के लिए। अगर आप पॉडकास्ट में यहाँ तक आ चुके हैं तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। आप जानते होंगे ये दुनिया बहुत खराब है, और इस दुनिया में ऐसी चीजें होती है जो आपने अपने बुरे सपनों में भी नहीं सोचा होगा, और ज्यादातर वो रियल केसेस होते हैं। जैसे कि आपने बड़े बड़े केसेस के बारे में सुना ही होगा, आरुषि तलवार, बुरारी केस और कई ऐसे केसेस जो आज तक सॉल्व नहीं हो पाए। उनसे ही इंस्पिरेशन लेके हमने बनाई है इट्स कॉन्फिडेंशियल, एक ऐसी डिटेक्टिव गेमिंग सीरीज जहां पे हम दुनिया भर के अनसॉल्व केसेस पे बेस्ड केसेस आपको देते हैं। अब इसको बनाने के हमारे 2 मकसद थे, एक कि आप डूम स्क्रॉलिंग से हटो, और दूसरा कि आप अवेयर रहो, एक डिटेक्टिव जैसी वो चीजें देखना चालू कर दो जो नॉर्मल इंसान मिस कर देते हैं, सो दैट अगर आपके आसपास कोई भी इंसान हो जिसके इरादे ठीक ना हो, आप पहले ही देख के सावधान हो जाओ, क्योंकि दुनिया बुरे लोगों से भरी है। इट्स कॉन्फिडेंशियल में हम पे मल्टीपल केसेस के ऑप्शन है, और ये सारे केसेस उन अनसॉल्व केसेस पे बेस्ड है जिन्हें पुलिस भी सॉल्व नहीं कर पाई, और आपको मौका मिल रहा है कि आप इन्हें सॉल्व करो। उसके लिए हम आपको ऑटोप्सी रिपोर्ट, फोरेंसिक रिपोर्ट, डीएनए रिपोर्ट्स, थंबप्रिंट एनालिसिस, व्हाट्सएप चैट, इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट, पुलिस सस्पेक्ट की बातें, पुलिस रिपोर्ट सब कुछ देते हैं। आपका काम बस अपना दिमाग लगाना, उन क्लूज को पढ़ना और हत्यारे को पकड़ना है। आपको बस ये पता करना है कि हत्यारा कौन था, उसने कैसे मारा और क्यों मारा। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद है, अगर आपको मूवीज, थ्रिलर, सीरीज ये सब पसंद है, तो ये गेम आपके लिए ही बनी है। दोस्तों के साथ भी खेल सकते हो, अकेले भी, और डेट नाइट पे भी। आज ही ऑर्डर करो और बन जाओ डिटेक्टिव। ऑर्डर करने के लिए इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए और सारी डिटेल्स ले लीजिए। पर ये गलती करने के वक्त में ही ना 2 हफ्ते गुजर चुके थे। 2 हफ्ते से मैनहंट चल रहा था, 2 हफ्ते से पुलिस उन्हें तलाश रही थी, पर कहीं पे भी वो पकड़े ही नहीं जा रहे थे।
ये केस 26 अगस्त 1978 में हुआ था और रंगा और बिल्ला 8 सितंबर 1978 को पकड़े गए थे। अब इस बीच में भी 2 हफ्ते के वक्त में भी रंगा बिल्ला पुलिस से नहीं पकड़े गए बल्कि अपनी खुद की बेवकूफियों से पकड़े गए। वो सोचो इस वक्त भी घूम रहे थे, भाग रहे थे, जो भी उनके दिमाग में था। वो आगरा गए और आगरा से वापस दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठे वो, पर उनसे एक गलती हो गई कि उन्होंने ये नहीं देखा कि वो कौन से कंपार्टमेंट में बैठे हैं। वो उस कंपार्टमेंट में बैठ गए जहाँ पे मिलिट्री ऑफिशियल्स बैठे हुए थे। वो पूरा कंपार्टमेंट जिसमें रंगा और बिल्ला के बैठ चुके थे वो मिलिट्री ऑफिशियल्स के लिए रिजर्व था और वहाँ पे कोई भी कॉमन आदमी जाके बैठ ही नहीं सकता था। तो इसलिए जब रंगा और बिल्ला वहाँ पे आके बैठे तो सबने उनसे सवाल जवाब करना चालू कर दिया और रंगा और बिल्ला यहाँ पे भी झूठ पे झूठ बोले जा रहे थे कि हाँ हमारे तो परिवार वाले मिलिट्री में हैं। वो कहानियां बनाते गए, झूठ बोलते गए कि इतने में ही एक ऑफिसर जिनका नाम गुरुतेज सिंह था, जो उस वक्त एक अखबार पढ़ रहे थे, वो उस अखबार में छपी हुई न्यूज से, रंगा और बिल्ला की न्यूज से और उनकी शक्ल से पहचान जाते हैं कि ये रंगा और बिल्ला ही है। पर जैसे ही वो दोनों बैठते भी थे ना, कंपार्टमेंट में बैठे ही थे, तब से ही सबको उन पे शक था क्योंकि उनके कपड़ों पे खून लगा हुआ था। उनके पूरे कपड़े, उनका पूरा हुलिया बहुत ज्यादा बुरा था, जो ऑफ कोर्स किसी चोर डकैत का ही हो सकता है। जैसे ही उन लोगों को पता चलता है कि ये तो रंगा और बिल्ला है, वो उन्हें वहीं पे उसी वक्त उसी कंपार्टमेंट में बांध देते हैं और तब पुलिस वालों को खबर देते हैं और तब पुलिस वाले आते हैं, रंगा और बिल्ला को कैद करके चले जाते हैं। अब इसमें तो हमने उन 2-3 फैक्ट्स के बारे में समझा सुना जो सीरीज में मेंशन नहीं थे या बाकी कहीं अवेलेबल नहीं थे। चलो ये तो बात ही उस वक्त की जब तक रंगा और बिल्ला पकड़े नहीं गए थे या उन्होंने क्या कांड करा था, उन्होंने क्या अपराध किए थे। अब हम बात करते हैं उनके उस वक्त की जब वो तिहाड़ जेल में बंद थे। पहले तो जैसे ही तिहाड़ जेल में उन्हें लेके जाया जाता है, उनसे इंटेरोगेशन होती है, तो रंगा और बिल्ला दोनों सब कन्फेस कर लेते हैं। मगर जैसे ही ये कोर्ट में केस पहुंचता है तो वो दोनों अपनी स्टेटमेंट से बाहर उलट जाते हैं, बोलते हैं कि हमने तो ये पुलिस के दबाव में बोला था और हमने ये नहीं करा, हम निर्दोष है। फिर भी कोर्ट में मौजूद जज जानते थे कि वो दोनों झूठ बोल रहे हैं और उनको फांसी की सजा हो जाती है। जब रंगा और बिल्ला को फांसी की सजा सुनाई गई थी तब था नवंबर 16, 1979 का वक्त और ये उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट ने सजा सुनाई थी। मगर वो दोनों इतने ज्यादा डिल्यूजन में थे, पता नहीं क्या थे, पागल थे, कि उन्होंने अपने केस की जो उनको सुनवाई करवानी थी उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में भी थी। अप्रैल 21, 1981 में उनकी ये गुहार भी रिजेक्ट हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट भी जानता था कि रंगा और बिल्ला इनोसेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इन लोगों को सजा सुनाते वक्त ये भी कहा था कि जो इन्होंने अपराध करा है वो इतना ज्यादा इनह्यूमेन है कि वो पूरी ह्यूमैनिटी पे एक धब्बा है। इन्होंने शर्मसार कर दिया है पूरी दुनिया को। उन्होंने कहा देयर इनह्यूमैनिटी डिफाइज ऑल बिलीफ एंड डिस्क्रिप्शन। रंगा और बिल्ला ने कई साल डेथ रो पे गुजारे थे क्योंकि इस समय के बीच में भी जब उनको फांसी की सजा सुना भी दी गई थी तब भी वो बार बार पिटीशन पे पिटीशन डाले जा रहे थे। पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे डाला, फिर उन्होंने प्रेसिडेंट के पास जाके गुहार लगाई कि हम पे मर्सी दिखाओ, पर प्रेसिडेंट नीलम संजीवा रेड्डी ने उनकी अपील रिजेक्ट कर दी। ये पूरा किस्सा 1978 में हुआ था पर उन लोगों को फांसी 1982 में दी गई थी। अब जब तक रंगा और बिल्ला तिहाड़ जेल में थे, कई बार उनसे कई लोगों ने, कई न्यूज़पेपर्स ने इंटरव्यू लेने की कोशिश करी। बिल्ला बार बार इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाता मगर रंगा इंटरव्यू ही नहीं देता। जब रंगा और बिल्ला तिहाड़ जेल में थे तो उन दोनों का पर्सनैलिटीज, उन दोनों का पूरा बिहेवियर ही चेंज हो चुका था। पहले तो वो एक दूसरे के ऊपर नाम डालने लग रहे थे। रंगा बोलता था बिल्ला की गलती है, बिल्ला बोलता था रंगा की ज्यादा गलती है और वो दोनों एक दूसरे को एकदम नफरत से करने लग गए थे, नापसंद सा करने लग गए थे। अगर मैं आपको बिल्ला और रंगा की एज और उनकी हाइट और ये सब भी बताऊं तो बिल्ला और रंगा की एज महज 22 और 24 साल थी। रंगा 24 साल का था और बिल्ला 22 साल का था। रंगा बहुत लंबा था और बिल्ला काफी छोटा था। रंगा और बिल्ला से कई लोगों ने इंटरव्यू, कई जर्नलिस्ट ने इंटरव्यू लेने की कोशिश करी और रंगा ने हर बार वो इंटरव्यूज के लिए रिजेक्ट कर दिया। मगर बिल्ला वो बार बार इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाता और हर इंटरव्यू में यही बोलता कि वो तो इनोसेंट है और उसको फालतू में ही जेल में बंद कर दिया गया है। और जब तक उसको फांसी नहीं लगी, फांसी के दिन तक भी वो यही बोलता रहा कि वो इनोसेंट है, उसकी कोई गलती नहीं है और उसको फंसाया जा रहा है।
रंगा ने जेल में होते हुए ये भी कन्फेस करा था कि मुंबई में भी उन्होंने एक बच्चे को अगवा करा था, मगर रंगा को डर था कि बिल्ला उस बच्चे को मार देगा, इसलिए उन्होंने उस बच्चे को जाने दिया था। जिस जर्नलिस्ट ने लास्ट में बिल्ला के उनके फांसी की सजा से पहले उनका इंटरव्यू लिया था, उन्होंने भी बताया कि बिल्ला इंटरव्यू के दौरान भी और तब तक भी यही बोले जा रहा था कि वो बहुत ज्यादा इनोसेंट है और ये सब उन्होंने नहीं करा, और वो सारा ब्लेम रंगा पे डाल रहे थे। और यहाँ पे रंगा किसी भी इंटरव्यूअर से या किसी से बात ही नहीं कर रहा था। अरेस्ट के बाद दोनों आदमियों को, रंगा और बिल्ला को, अलग अलग रखा जा रहा था, अलग अलग सेल्स में रखा जा रहा था और उनकी कम से कम इंटरैक्शंस होने दी जा रही थी। रंगा जेल में आके अपने डिफिकल्ट चाइल्डहुड की बातें बता रहा था, जो ऑब्वियसली इस केस से कहीं से भी रिलेटेड नहीं थे। बहुत लोगों के डिफिकल्ट चाइल्डहुड हुए थे और पहले के टाइम पे तो और ज्यादा थे, जहाँ पे लोगों को खाने की भी दिक्कतें थी, पर कोई भी जाके लोगों को मारने का तो नहीं सोच रहा था। रंगा ने तो कुछ ऐसे लेटर्स भी लिखे थे जो वो अपने रिश्तेदारों को देना चाहते थे, पर जब उन दोनों को फांसी की सजा हो गई थी, उन दोनों की लाश लेने भी कोई भी नहीं आया था। रंगा के सारे लिखे गए लेटर्स वेस्ट हो गए, जो होने भी चाहिए थे। किसी ने उनकी लाश नहीं ली, किसी ने उनके लेटर्स नहीं पढ़े, किसी ने उनकी एंड की भक्ति नहीं देखी। वेरी गुड। जिस दिन उन दोनों की फांसी की सजा मुकम्मल होने जा रही थी, यानी कि 31 जनवरी 1982, उससे पहले की रात को उन दोनों का नेचर बहुत ज्यादा डिफरेंट था, उन दोनों का एटीट्यूड बहुत ज्यादा डिफरेंट था। रंगा खाना खा के सो गए थे और यहीं पे बिल्ला घूमे जा रहे थे, अपने सेल में घूमे जा रहे थे और बोले जा रहे थे कि वो इनोसेंट है और उनके साथ गलत हो रहा है। फॉर्मर तिहाड़ ऑफिशियल सुनील गुप्ता जी तो ये भी बताते हैं कि जब रंगा और बिल्ला को फांसी की सजा दी जा चुकी थी, जब उन दोनों को लटकाया था, उसके बाद 2 घंटे बाद जब उन दोनों की नब्ज चेक हुई है देखने के लिए कि क्या वो मर गए हैं कि नहीं, तब रंगा की नब्ज चल रही थी, रंगा जिंदा था। ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरीके से जिंदा था, मगर हाँ कुछ कुछ उसकी एक्टिविटी बॉडीज में हो रही थी और उसका ये एक्सप्लेनेशन निकाला गया था कि रंगा बहुत ज्यादा टॉल था और हो सकता है उसने, जब उसको फांसी लग रही थी तो उसने बहुत ज्यादा हाथ पैर चलाए थे और वो बहुत ज्यादा उस चीज को रेजिस्ट कर रहा था। इस वजह से जो पूरा मैकेनिज्म होता है वो ढंग से नहीं हो पाया और इसीलिए ही एक ऑफिसर को नीचे जाना पड़ा जहाँ पे उनके पैर लटक रहे थे और रंगा का पैर खींचना पड़ा सो दैट उनकी आखिरी सांसें भी निकल जाए। मरने से पहले भी रंगा ने जितने भी कन्फेशंस किए थे, उनकी जितनी भी इंटेरोगेशंस हुई थी, उनकी सारी जो उन्होंने बातें बताई थी वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल थी, चाहे वो लोकेशन के बारे में हो, चाहे वो उनके पुराने अपराधों के बारे में हो, चाहे किसी भी चीज़ को लेके हो। और बिल्ला अपनी इनोसेंस की ही गुहार लगाया जा रहा था कि वो तो इनोसेंट है, जो है पता नहीं। ये केस कई सालों पहले हुआ था, मगर आज तक भी जो भी इस केस के बारे में सुनता है उसकी रूह कांप जाती है। ये केस इतना ज़्यादा दर्दनाक था कि आप सोच भी नहीं सकते कि उन दोनों बच्चों के साथ क्या हुआ होगा, पर उन दोनों बच्चों ने इतनी बहादुरी दिखाई अपने अंतिम वक्त में भी कि उन दोनों के नाम पे अवार्ड्स रख दिए गए। गीता चोपड़ा अवार्ड और संजय चोपड़ा अवार्ड इन दोनों बच्चों को श्रद्धांजलि देने के लिए रखे गए थे, इनकी याद में रखे गए थे और उन बच्चों के लिए रखे गए थे या रखे गए हैं जो 16 साल की उम्र से कम है, 16 साल की उम्र में है और उन्होंने कोई बहुत बहादुरी का काम करा हो, गीता और संजय की तरह। ये केस कुलजीत और जसबीर सिंह का नहीं है, ये केस रंगा और बिल्ला का नहीं है, ये केस हम इंसानों का है, हमारी डार्क साइड का है। आजकल के टाइम पे ये तो उस वक्त की बात है जब ये सारे केसेस इतने ज्यादा रेयर हुआ करते थे कि मतलब 10 साल में, 15 साल में एक बार ऐसा कोई अपराध हो रहा है या फिर 25 साल में शायद ऐसा कोई अपराध हो रहा है। इतना ज्यादा कम होता था कि मतलब बहुत कम, बहुत रेयर सुनने को मिलता था। पर आज तो हर गली नुक्कड़ में ही ऐसे केस हो रहे हैं, हर दूसरे शहर में हर जगह ऐसे केसेस हो रहे हैं जहाँ पे बच्चों के साथ गलत किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। हर गली में गीता और संजय जिनके साथ आज तक गलत हो रहा है, हर गली में रंगा और बिल्ला जो गलत करके खुले आम घूम रहे हैं। बच्चों के साथ गलत करना, औरतों पे तेजाब फेंकना, अपहरण करना, किसी का खून कर देना, किसी को छोटी सी बात पे चाकू मार देना, किसी को मार पिटाई करना, किसी को बेच देना, ये सब इतनी आम बात हो गई कि अगर आप न्यूज़पेपर खोलोगे, अपना फोन ही खोलोगे, इंस्टाग्राम ही खोलोगे, उस पर ही आपको 10 न्यूज मिल जाएगी किसी और इंसान की। हम कलयुग में नहीं जी रहे, हम अपने अंत में जी रहे हैं। जो देखा जाए तो एक ही बात है और हमने ही तो बनाया है। जो लोग करते नहीं है अपराध, वो अपराधियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते, जिसलिए अपराधी इतने ज्यादा आगे बढ़ गए कि वो हर इंसान के साथ गलत करे जा रहे हैं।
और जो अपराधी है उन्हें तो खैर किसी से फर्क पड़ता ही नहीं है, उनके लिए तो आप सब उनके हक के हो, आपको वो कभी भी मार सकते हैं, उठा सकते हैं, आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनकी दुनिया, हम तो बस रह रहे हैं ना फालतू में। अगर हम भी किसी के साथ अपराध होते हुए नॉर्मल सड़क पे चलते हुए भी देखते हैं तो हम लोगों में भी इतनी शर्म नहीं है कि हम रुक के जिसके साथ गलत हो रहा है उसकी मदद कर दे, पुलिस को एक कॉल तो कर दे। लोग सड़क पे गलत होते हुए लड़कियों के साथ देखते हुए आगे चलते जाते हैं। लोग तो इतने ज्यादा बेशरम हो चुके हैं कि वायरल होने के लिए, व्यूज पाने के लिए अगर कहीं अपराध हो रहा होता है तो उसकी वीडियो बनाते कि कैसे वो ये से अपलोड करे और व्यूज खा ले। आजकल तो इतनी ज्यादा बेशर्मी हो गई है, इतनी ज्यादा गंदगी हो चुकी है कि परिवार के अंदर ही आप ट्रस्ट नहीं कर सकते कि आप अपनी छोटी सी बच्ची किस मेंबर के हाथ में दो, कोई मेंबर ही उनके साथ गलत ना कर जाए। मामा, ताऊ, चाचा, सब लोग ही गलत हो रखे हैं। इस टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम एज एन इंडिविजुअल समझदार हो। जितने ज्यादा आप ये सब केसेस देख सकते हो उतना ज्यादा देखो, जितना ज्यादा आप अपने छोटे से छोटे बच्चे, जितना ही छोटा क्यों ना, उसे इन्फॉर्म कर सकते हो, उसको अच्छी चीजों के बारे में, बुरी चीजों के बारे में शिक्षित कर सकते हो उतना करो। जितना ज्यादा आप उन लोगों के पास एक घेरा बना के रख सकते हो, उन लोगों के साथ रह सकते हो जो आपको पता है कि सही है, उनके साथ रहो। जब आप किसी के साथ अपराध होते हुए देख रहे हो तो प्लीज, डर रहे हो तो डरो मत, अगर चुप रह रहे हो तो चुप मत रहो, कुछ एक्शन लो। क्योंकि क्या होगा अगर कल को आपके परिवार के साथ कुछ हो जाए और कोई ऐसा चुप होके देखता रहे। प्लीज सिर्फ इन वीडियोस को देख के ना लाइक शेयर करके भूल मत जाया करो, इनसे कुछ सीख लो, इनसे देखो कि आप छोटी छोटी चीजों को कैसे सीख ले सकते हो। इस पूरे केस से आप क्या सीख ले सकते हो कि अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, आपको पता चल रहा है, आपकी सिक्स सेंस आपको कुछ बता रही है कि कुछ सही नहीं है, तो आप हमला करो, आप अपनी शक्ति दिखाओ। अगर आपको कुछ भी सही नहीं लग रहा है तो आप उसको तुरंत अपना एक्शन लो, वहां से भाग जाओ। कभी भी किसी से इजीली ट्रस्ट मत करो। इतने सारे केसेस जो आप इंटरनेट पे सुनते हो उनसे कुछ सीख लो। उनके लिए, चलो आपने जो भी विक्टिम थे आपने उनके लिए बुरा माना, जितने भी उसके अंदर जिन्होंने गलत करा आपने उनसे नफरत कर ली, पर सीख तो लो, क्योंकि सीख नहीं लोगे तो आप आगे क्या बताओगे, आप आगे खुद को कैसे बचाओगे। अगर कुछ इंसिडेंट हो रहा है, अगर आपको कुछ दिख रहा है तो प्लीज उसे रिकॉर्ड मत करो, उसे रिपोर्ट करो। इट इज हाई टाइम कि अब आप इंसानियत दिखाओ, थोड़ी अपनी अंदर की जगाओ। पर खैर, इस वीडियो से आपको जो भी आपकी सीख है, आपको जो समझ आता है लो। मेरी एडवाइस यही रहेगी, मेरा सजेशन यही रहेगा, प्लीज सेफ रहो, सुरक्षित रहो, अपने बच्चों को सही चीजें सिखाओ। उनको इंस्टाग्राम देके 3-3 घंटे तो चलाने देते हो, मगर उन्हें अच्छी चीज, बुरी चीज के बारे में बताओ। उन्हें न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाओ, उन्हें ऐसा बताओ कि दुनिया में क्या चल रहा है। लोग समझते हैं कि हम अपने बच्चों को सिर्फ अच्छी चीज दिखाएंगे, अच्छी मूवी दिखाएंगे, अच्छी चीजें पढ़ाएंगे, लिखाएंगे तो उनके साथ लाइफ में अच्छा ही होगा। पर आप अपने बच्चों को अच्छा सिखा रहे हो, मगर दुनिया तो बुरी है ना। अगर उन्हें बुरी चीज के बारे में पता ही नहीं होगा तो वो बुरी चीज से बचेंगे कैसे। अपने बच्चों को सही क्या होता है, गलत क्या होता है, अगर कोई आपको गलत नजरों से देख रहा है वो क्या होता है, ये सब समझाओ, सिखाओ, पढ़ाओ और उन्हें बचा लो प्लीज।